वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह मेरा शो देखते रहें, जो कि सैटरडे संडे 9 बजे से 11 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं शो बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और बहुत ज़बरदस्त करूँ, अकेले नहीं, मेरे गेस्ट के साथ। आपको जैसा कि पता है कि मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होते हैं और मैं उनसे गपशप करती हूँ, उनके हवाले से पूछती हूँ, या वो जिस पार्टी से होते हैं या वो जो बिजनेसमैन हो, जिस तरह से भी हो, तो मैं उनसे बात करती हूँ। और कोशिश ये होती है मेरी कि आप हमारे शो से पॉजिटिव चीज़ लेके जाएं और पॉजिटिव मैसेज जाए, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सीखें और अपनी लाइफ में उस चीज़ को ऐड करें और खूब कामयाब हो जाएं। क्योंकि अक्सर काफ़ी नेगेटिविटी हमारे आसपास हमें नज़र आती है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल में है। तो कोशिश है वीकेंड शाइन विद एनिशा सैटरडे संडे कि हम आपको ऐसी चीज़ें दिखाएं जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए। अच्छा जी, आज का शो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उनसे मैं बात करूंगी, उनके हवाले से। सबसे पहले तो मैं उनके हवाले से उनसे पूछूंगी कि आया वो शख्सियत है वो बिजनेसमैन भी हैं, वो एक पार्टी से भी हैं, वो किस तरह से बिजनेसमैन बने इतने कामयाब और वो उस पार्टी में किस तरह से आए, ये सारी चीज़ें आज मैं उनसे पूछूंगी। पर उससे पहले सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाऊंगी, आपको उनसे मिलवाऊंगी, अपने शो में उनको वेलकम करूंगी। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मारूफ लॉन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, इतना आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर का एक पसमानदा इलाका है, वादी सुरगुन है, और सुरगुन का गांव बगनुआ शारदा हमारा तहसील हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है और आज़ाद कश्मीर का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आज़ाद कश्मीर, बचपन आपका आज़ाद कश्मीर गुजरा, कराची कब आए आप? नहीं, मेरा तकरीबन 10, 12, 13 साल की उम्र में आज़ाद कश्मीर में बचपन मेरा गुजारा। उसके बाद मैं कराची तकरीबन 2001-2002 में आया हूँ। कराची में 2001 में आया और बचपन मेरा जो है वो कश्मीर में, वहीं अपने गांव में सुरगुन में गुजरे। अच्छा, तो वहाँ से जब यहाँ आप आए तो एक अलग लाइफ, क्योंकि वहाँ तो मैं खुद भी आज़ाद कश्मीर गई हूँ काफ़ी बार। वहाँ की लाइफ बहुत मज़े की, बहुत स्मूथ लाइफ है। एक आपको टाइम होता है, इस टाइम तक आपने काम किया, अंधेरा हुआ, अपने घर चले गए, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारा। अब कराची शहर का तो ये है कि काम ही दिन को शुरू होता है और आधी रात तक होता है। इस शहर की ये जो है ना एक ख़ास बात है, ये रोशनियों का शहर है। तो कुछ चेंज एकदम से जब लगा, तो अब वहाँ अगर आप जाते हो तो कैसा लगता है आपको? नहीं, अभी तो वैसे ज़िंदगी चेंज हो गई, क्योंकि जब कराची में 20 साल हो गए हमें, तो अब जो हमारी लाइफ है वो सारी कराची के तरह, जिस तरह कराची का माहौल है इस तरह है। आज़ाद कश्मीर में अभी भी जब कभी जाता हूँ तो रात को 1-2 बजे तक मैं अकेला बैठा रहता हूँ और नींद नहीं आती, क्योंकि यहाँ का टाइम और वहाँ के टाइम में फ़र्क है। वहाँ लोग 7-8 बजे, वो सब मेहनतकश लोग होते हैं, वो सुबह फजर के टाइम उठते हैं, अपने कामों पे चले जाते हैं और शाम को आते हैं, फिर वो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सो जाते हैं। तो वहाँ की ज़िंदगी जो है वो बड़ी परसुकून। यहाँ तो हर बंदा कारोबार में इसमें लगा हो, वहाँ बड़े परसुकून लोग हो और परसुकून ज़िंदगी गुजरती है। अच्छा, वहाँ की और यहाँ की खुराक में बड़ा चेंज है कि वहाँ अगर जैसे आप जाते हो, मैंने वहाँ की जो चीज़ें खाई हैं, बड़े मज़े मज़े के साग होते हैं, कुंजी का साग पता नहीं, और एक मोठानी दाल पता नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ी सी कश्मीरी टाइप हो जाती हूँ फ़ौरन से, वो याद आ जाती है ना आप, मतलब जहाँ भी रहें, पैदा जहाँ हो, पर आपका आबाई गाँव जो हो, आप को वो याद ज़रूर आती है, वो आपको उसकी एक झलक हर जगह नज़र आती है। तो वो खुराक जब आप खाते हो यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि कराची का तो एक अलग लाइफ स्टाइल है, एक अलग खाने हैं, तो फिर वो एकदम से टेस्ट समझ आता है आपको? नहीं, अपना गांव या अपनी ज़मीन धरती जो है वो हर इंसान को याद आती है, और वहाँ के लोग और वहाँ की, अभी जो जैसे आपने कुंजी, वो मेरे गांव में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और मोठ होते हैं, वो जो दाल होती है वो हम लोग खुद काश्त करते हैं ज़मीनों में। अच्छा। तो मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ, लोग दावतें करते हैं कोई क्या, तो मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई आप मुझे यहाँ का जो सब्जियाँ हैं, जो यहाँ के दालें हैं, जो अपनी जो देसी चीज़ें हैं वो मुझे दिया करें। मुझे ये मुर्गियाँ, गोश्त, ये वो नहीं, मैं नहीं खाता। तो वहाँ के लोग भी बड़े सादा लोग और मेहमान नवाज लोग हैं। और वहाँ पे आप, मैं जब तकरीबन साल में 6 महीने में जाता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा मेरा आना जाना हो गया सियासत में आकर, तो वहाँ के लोगों में कभी ये तसब या इस तरह की कोई चीज़ या लालच इस तरह की नहीं है। और वहाँ का माहौल जो है, वहाँ के खाने और यहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो देसी चीज़ें होती हैं, आपको ताज़ा बकरी का दूध मिलेगा, अच्छा ताज़ा वो घी मक्खन मिलेगा, हर चीज़ वहाँ की ना। तो यहाँ में आप सेहतमंद भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ की देसी
देसी चीज़ें हैं, यहाँ पे तो जो हम तक चीज़ें आती है वो देसी क्या वो कहीं की भी नहीं रहती। नहीं हम अब हम तो कराची वाले हैं, हाँ, हमारी हम तो साइड कराची वाले हैं, पर हमें हजम भी नहीं होती ना फिर वहाँ जाके। मेरे वालिद अभी तकरीबन 7 तारीख को इंतकाल हुआ उनका, तो वो 85 साल के थे, तो मुझसे मतलब यंग लग रहे थे वो, माशाल्लाह 85 साल उनकी उम्र थी। और वो वहाँ के लोग जो हैं वो अभी भी 104 साल का जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, तो वो चलने में मुझसे तेज़ चलते हैं, काम में मुझसे ज़्यादा, तो वहाँ के लोग वो बहुत हाँ, वहाँ मेहनती का लोग हैं। रहन सहन ऐसा है ना। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताएं कि मैं अपने देखने वालों को ये बताऊंगी कि आप कराची में बिजनेस कर रहे हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन है, तो वो कहते हैं ना बेटा जो होता है वो उस नक्शे कदम पे चलता है जो बाप कर रहा होता है। तो आप मुझे बताएं कि जो आपके वालिद साहब थे वो भी बिजनेसमैन थे? नहीं, मेरे वालिद साहब मैं एक गरीब फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ, और मेरे वालिद साहब थे वो जो है वो इमाम मस्जिद थे। अच्छा। और मतलब हमारा पूरा जो सरगुन है वो इंतहाई गरीब लोग वहाँ के सारे हैं, वो मज़दूरियों पे आते हैं, मज़दूरी करते हैं, और फिर वो 6 महीने यहाँ होते हैं, 6 महीने वहाँ होते हैं। तो मैंने बचपन में जो तालीम वहाँ जो हासिल की, मैट्रिक मैंने तालीम अपनी वहाँ की, तो वो करने के बाद मैं कराची आया। तो मेरे वालिद जो थे वो इमाम मस्जिद थे, और वो वहीं पे यहाँ आते थे, 6 महीने मजदूरी की, जैसे वहाँ का रूटीन है, जैसे वहाँ लोग करते हैं, तो इसी तरह वो ज़िंदगी चल रही थी। तो फिर मैं कराची आया, तो मैंने यहाँ कराची के जैसे एक हमारे एक सेठ था जिसके साथ मैं आया, मजदूरी करने लगा। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब्दुल सत्तार उनका नाम था, मोती वाला। अच्छा। तो उनके साथ मैं काम करने लग गया। उन्होंने मुझे 2-4 चीज़ें ऐसी बताई जो मैंने ज़िंदगी में, वो छोटी उम्र थी और वो जहन में मैंने बैठा ली। तो उन्होंने कहा बेटा आप मेहनत करो, आप 6 महीने यहाँ रहते हो, 6 महीने वहाँ चले जाते हो, तो जो आप कमाते हो वहाँ जा के खा जाते हो, फिर वापसी आप ज़ीरो पे आ जाते हो। तो आप एक काम करो, अपने रिश्तेदारों ख़ानदान से नहीं मिलो, तो आप मेहनत करो, यहाँ पे मेरे साथ काम करो। तो उनका एक बेटा था असलम मोती वाला, वो ये कंस्ट्रक्शन का काम करता था। उन्होंने कहा आप इनके साथ जाया करो, आया करो। तो मैंने ज़िंदगी की बस उनसे कोई बातें सीखी, तो फिर मैंने अपने घर वालों से इनसे थोड़ा सा दूरी अख्तियार कर ली, क्योंकि वो जब वालिद हो या कोई भाई स्टेशन पे जाए, फिर वो गांव के लिए जाने के लिए हो, तो बंदे का दिल करता है भाई मैं भी गांव में जाऊँ। तो फिर मैंने तकरीबन 5-6 साल वहाँ से उनसे थोड़ी दूरी अख्तियार की। फिर मैंने उनकी बातों पे अमल किया, मज़दूरी की। फिर मज़दूरी शुरू करते करते तो मैं एक बहुत ही मतलब गरीब फैमिली, जो समझ लें कि दिहाड़ीदार लोग होते हैं, उस फैमिली से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, ये तो हमारे देखने वालों के लिए आज का शो बड़ा, मतलब ये उन लड़कों के लिए जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हमें तो हमारे माँ बाप बिजनेस बना के सब कुछ करके दें तो हम जाके सीट पे बैठ जाएं। तो आज का शो आप ज़रूर देखें कि इंसान अगर चाहे मेहनत करे और उसके अंदर लगन हो, तो वो एक मज़दूरी से भी अपना बहुत बड़ा बिजनेस बना सकता है, अपना नाम बना सकता है। तो इसलिए मेहनत करें, ये ना सोचें कि आपको सारी चीज़ें मिलें और आप उसके साथ काम करें, क्योंकि मेरे हाल से आप अगर आपके अंदर अपनी लगन नहीं है तो आपको जितना बड़ा भी बिजनेस खोल के दिया जाए आप नहीं कामयाब। कुछ भी नहीं है। मैंने ज़िंदगी स्टार्ट की एक जॉब से, जैसे मैंने आपको कहा, फिर उसके बाद मैंने मज़दूरी की, जैसे आज दिहाड़ीदार लोग करते हैं, मज़दूर मिस्त्री ये वो। तो मेरा एक उस्ताद था, वो कुरंगी का रहने वाला था, वो भी फौत हो गया, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में जगह दे। तो उन्होंने मुझे काम ये सिखाया ये कंस्ट्रक्शन का। तो मैंने मज़दूरी की, सीमेंट की बोरियां मैंने अपने कंधे पे उठाई हैं। अच्छा, फिर ये प्लस्तर, टाइल लगाना, ये सब मैंने अपने हाथ से किए। और दिल में ये और दिमाग में ये चीज़ बैठी थी कि भाई मैंने मेहनत करनी है, और मैंने दिन रात मेहनत की। फिर अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने आज इस इज़्ज़त इस मकाम पे पहुंचाया। अभी मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ अपने। जी। अच्छा, ये बताएं अब कैसा महसूस होता है माशाल्लाह इतनी मेहनत के बाद? कहते हैं ना जब आप मेहनत करो और आपको फल मिल जाए तो फिर बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि एक अगर इंसान एक ख़ानदान में कामयाब हो जाए तो वो फिर बाकियों को, अगर अच्छी सोच और अच्छे दिल वाला हो, तो फिर वो बाकियों को भी कामयाब बनाने के लिए अपने साथ लगा लेता है। तो आपका क्या सिस्टम है? आपने अपने भाइयों को या फैमिली वालों को किसी को सपोर्ट किया, या उनकी क्या सोच है आपके लिए? ये देने वाला या करने वाला अल्लाह की ज़ात है। तो मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि खाली ख़ानदान नहीं, मेरे जो सरगुन के जितने भी फैमिली, जितने भी लोग हैं वहाँ पे 20-25 हज़ार की जो आबादी है वहाँ वादी सरगुन की, तो वहाँ के हर अफराद के साथ में यहाँ जब कराची आते हैं तो मैं उनको काम भी, अभी मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, तो मेरे साथ ये मज़दूर, ठेकेदार वगैरह इस तरह के तकरीबन 300-400 बंदे मेरे साथ काम करते हैं।
तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी किसी को और कभी मैंने किसी से ये नहीं पूछा आपने क्या किया, क्योंकि मैं एक उस जगह से ऊपर आया हूँ और मुझे कभी किसी मज़दूर से भी ऊंची आवाज़ में मैं बात नहीं करता, नुकसान हो जाता है, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो लोग मुझे कई मेरे साथ मेरे रिश्तेदार हैं अच्छा जिनका जहन में होता है कि भाई ये इस तरह की चीज़ है, ये इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो आप इस बंदे को कुछ नहीं कह रहे। तो मैंने कहा भाई मुझे पता है मैं ज़िंदगी में वहाँ से ऊपर आया हूँ, अगर इसको मैं कुछ कहूँगा तो मुझे भी अगर कोई कहता था, मैं अगर मुंह पे नहीं कह सकता था, दिल में मैं बड़ी उसके लिए नफ़रत पैदा होती थी। तो मैं इस चीज़ों को अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने ख़ानदान के बहुत सारे जो नौजवान हैं उनको भी अभी इस कंस्ट्रक्शन में साथ लिया हुआ है, और जो बाकी भी ख़ानदान से हट के भी जो लोग हैं और उनको भी मैं यही मशवरा भी देता हूँ और उनको बैठाता भी हूँ, उनको मैं कहता हूँ अपना बिज़नेस करें, मेहनत करें, और जब आप मेहनत करोगे तो फिर अल्लाह ताला आपका साथ देगा। फिर इंशाल्लाह दुनिया में कोई काम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। तो कई ऐसे नौजवान हैं जो अभी मेरे साथ आकर यहाँ पे अभी उन्होंने काम शुरू किया और अल्लाह का शुक्र अभी वो अपने बिज़नेस कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं एक चीज़ और अपने देखने वालों को बताऊंगी, ये सिर्फ कामयाब बिजनेसमैन नहीं, इसके साथ साथ ये एक पार्टी में भी होते हैं, और जो माशाल्लाह जो कहते हैं कि नया जो ब्लड है ना, जो नौजवान नस्ल है वो ज़्यादा उस पार्टी को सपोर्ट करती है, ज़्यादा मोहब्बत करती है, उनका प्यार ज़्यादा उस तरफ है, और उनकी कोशिश भी है कि ये पार्टी यहाँ पे रहे और ताकि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करे। तो आप समझ चुके होंगे पीटीआई से इनका ताल्लुक है। ये बताएं कि पीटीआई कब ज्वाइन किया, किस तरह से किया? वैसे मैं तो तकरीबन पिछले 10 साल से पीटीआई को यहाँ पे वोट देता था, मगर इतना में वो ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी, क्योंकि जब बंदा अपने बिजनेस में हो तो सियासत में जाकर बर्बाद होता है इंसान, तो मैं दिलचस्पी नहीं रहा। फिर हमारे गांव के जो लोग थे, अच्छा हमारा इलाका जो है वादी सुरगुन, वो इस वक्त भी कच्ची रोड, और वहाँ के सीनियर नायब सदर हैं। जी जी हाँ, वहाँ मतलब वह रोड भी वहाँ इस टाइम 6-8 महीने रोड बंद होता है, और ख़वातीन बच्चे और ना अस्पताल है कोई, मतलब इस तरह का इलाका है कि यूँ समझ लें कि इस वक्त भी 16वीं सदी वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सब लोगों ने मुझे कहा कि आप सियासत में आए, क्योंकि बगैर सियासत के आप अपना जो फलाई काम कर रहे हैं वो एक हद तक आप कर सकते हैं, तो जब आप सियासत में आएंगे तो फिर आप हुकूमत से काम वाम करवाओगे। तो फिर मैंने बाकायदा 2017 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की। तो 2018 में जो इलेक्शन हुए उससे 1 साल पहले, तो आज़ाद कश्मीर में हमारे भी इलेक्शन आने वाले, तो फिर मैंने पीटीआई ज्वाइन की। जो उसके बाद मैंने अपने नीलम में लोगों के लिए वहाँ गया, 3-4-5 नौजवान मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा मारू भाई बड़ी मुश्किल चीज़ है ये यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई पता है मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, तो आप ज़रा मेरा साथ रहें मेरे, तो इंशाल्लाह मैं 1-1.5 साल में पूरी नीलम में पीटीआई के झंडे लहराऊंगा। तो उन्होंने वहाँ पे थाने में, अच्छा वहाँ कल्चर ये होता है कि आप किसी को दबाना है डराना है तो आपने पुलिस का सहारा ले लेना है। तो उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त लिख दी, जो गाँव के वडेरे थे, तो उन्होंने आकर थाने में दरख्वास्त दे दी, SHO ने बुलाया, ऐसी ये वो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई ये पीटीआई के झंडे भी लगेंगे और ये जो लोग आपने दबाए हुए हैं इनको ये भी इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। तो खैर मुझे ऐसी नहीं कहा, उन्होंने कहा मारू भाई आप एक काम करें, ये टूर्नामेंट एक करवा रहा था मैं इंसाफ लीग, तो ये नहीं करवाएं। तो फिर मैंने उसको भी क्लोज़ करने का, अच्छा आज अल्लाह का शुक्र है, मुख्तसर कर रहा हूँ, आज अल्लाह का शुक्र है कि पूरे नीलम में हर घर में पीटीआई का झंडा है। तो आज कई नौजवान और दोस्त यार मुझे फ़ोन करते हैं, वही मेरे बुज़ुर्ग होते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने आपको 2-3 साल पहले कहा था कि भाई ये पूरे नीलम में पीटीआई के झंडे होंगे, तो आज अल्लाह का फजल है पूरे नीलम में। अच्छा मुझे बताएं वहाँ के अब क्या हालात वाक़यात हैं, कितनी मुश्किलात में कमी आई है, कुछ काम हो रहा है या होने जा रहा है? नहीं अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी पहले नून लीग की हुकूमत थी और शाह गुलाम कादर स्पीकर थे हमारे, वो उसी हल्के से। तो उन्होंने लोगों को बड़े सब्ज़ बाग दिखाए कि भाई हम आपको ना, जो 8वीं वाला मिडिल पढ़ा हुआ बच्चा है उसको कह रहा था कि भाई मैं आपको आला नौकरी दूंगा, मैं इसको ये करूंगा। अच्छा वोट लेने के लिए तो उसने आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जो पिछले इलेक्शन हुए 42,000 की लीड से वो जीता, तो उसने बिल्कुल ही ना वो कुछ भी नहीं किया। तो जो हमारा इलाका है सुरगुन, वो तो इस वक्त भी वहाँ पे 6-8 महीने रोड बंद होगी, बिजली नहीं है, अस्पताल तक नहीं है, स्कूल मिडिल स्कूल है। तो जो मेरे गांव के हैं तो वहाँ मिडिल स्कूल में 2 टीचर हैं, 800 बच्चा पढ़ रहे हैं। अब वो 2 टीचर बस उसकी चौकीदारी करते हैं, दिन को बच्चों को कमरों में बंद करके और 1 बजे छुट्टी दे देते हैं, बस ये वहाँ का पढ़ाई है। तो ठीक है, हम इस पे अभी और भी बात करेंगे, बस शो में आपको पता है जब ब्रेक आ जाए ना तो फिर ब्रेक लेनी पड़ती है।
ठीक है, तो नाजरीन कहीं ना जाएं, और भी अभी हमने अपने गेस्ट से बात करनी है। अभी आपको पता है कि 9 बजे से 11 बजे तक तो मैं आपके साथ रहती हूँ, तो इंशाल्लाह और भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत ज़्यादा इनको जानेंगे, ताकि हम भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को, कहते हैं ना, पॉजिटिव चीज़ें जहाँ से मिले, इनको उस टाइम पे पॉजिटिव चीज़ जहाँ से मिली इन्होंने उसे लिया, और माशाल्लाह आज इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही करें, हमारा शो देखा करें, शो देखने के साथ साथ ये सोचा करें और ये समझा करें कि आया हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। तो कहीं ना जाएं, देखते रहें हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और मैं एक चीज़ ये जानती हूँ, और अब मैं ज़रूर इनसे भी काफ़ी सारे सवाल करूँगी, काफ़ी सारी बात करूँगी, क्योंकि आप जो मुझे देखते हैं, मैं जिस सीट पे बैठी हुई हूँ, मैं एंकर हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो सवाल करूँ, वो बात करूँ अपने गेस्ट से, जिससे जो आप चाहते हो कि ये मुझे पूछना चाहिए। ठीक है, वो सारी बातें होंगी, पर उसके साथ एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी, जो हमें करनी चाहिए, हमें स्क्रीन पर आके बताना चाहिए। हम लोग अक्सर पता नहीं क्यों हम लोग इतने आर्टिफिशियल हो गए कि हम स्क्रीन पे आके कहते हैं नहीं भाई मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, या मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मुझे तो ये सारी चीज़ें बनी हुई मिली है। तो फिर जो बच्चे हमें देख रहे होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अच्छा ये कामयाब इसलिए है कि इनको तो कामयाब जिंदगी दी गई है जब ये पैदा हुए हैं। जो हमें कहा जाता है ना, मुंह में सोने का चम्मच, वो वाली स्टोरी वो बच्चे बना लेते हैं। इसलिए हमें आके अपनी लाइफ की सच्चाई ज़रूर स्क्रीन पे बतानी चाहिए कि आया हमने कितनी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए, हमने कौन कौन से हालात देखे हैं। मैं अगर अपना भी बताऊँ, आज इन्होंने बात की है तो मुझे इतनी ढारस मिली है। देखिए मैं इधर शो कर रही हूँ एक एंकर होकर, पर मैंने इनसे एक चीज़ ज़रूर आज सीखी है कि हमें हमेशा अपनी रियलिटी ज़रूर बतानी चाहिए। मैंने अपनी लाइफ का जब स्टार्ट किया था बहुत स्ट्रगल की थी, और उस टाइम मैं भी घर से सिर्फ किराया लेके निकलती थी और मैं हर चैनल जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो टाइम 12 साल और फिर 2 साल 1 साल मेरे स्ट्रगल के थे, और अल्लाह ने मेरा बहुत मुझे कामयाबी दी, अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मेरी जो नीयत थी वो ये थी कि मुझे इंशाल्लाह एक दिन कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। तो इसलिए आप भी अपनी नीयत ऐसी रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आपके पास नाम हो, आपको आपके वालिदैन सब कुछ दें। और सच बताऊँ तो कोई भी वालिदैन हो, माँ हो, बाप हो, उनका एक ख्वाब होता है कि कुछ भी हो जाए हम अपने बच्चे को हर खुशी दें। और अगर कोई वालिदैन ये नहीं दे पाते तो प्लीज़ उनसे गिला मत करें, खुश रहें। सबसे अच्छी चीज़ है कि वो आपके साथ हैं, आप खुश नसीब है कि आपके साथ आपके वालिदैन हैं। जिनके साथ नहीं है, यकीन करें उनकी ज़िंदगी हसीन बिल्कुल भी नहीं है, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेरौनक है। तो हमें कदर करनी चाहिए अपने वालिदैन की। अच्छा ये बताएं, मैं थोड़ा सा पीटीआई के आपसे बड़े सारे सवाल करने, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास बड़ा टाइम है, तो मैं अब थोड़ा सा आपको भी जानना चाहती हूँ। ये बताएं आपका अपने वालिदैन से कैसा रिश्ता था? मतलब ये तो मैं समझ सकती हूँ कि एक हम लोगों में, मतलब आप जिस जगह से आपका ताल्लुक है, इनमें थोड़ा सा एक लिहाज होता है, एक शर्म होती है बुजुर्गों में बैठने की, थोड़ा सा जो इस जगह पे बहुत कम है। मतलब कराची शहर की अगर बात करें, क्योंकि मैं भी इस शहर से हूँ, तो हम लोगों में बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप से एकदम से कोई भी बात कर देते हैं, मतलब वो सोचते समझते नहीं है, पर वहाँ हर चीज़ को सोच समझ के इस तरीके से किया जाता है। तो आपका रिश्ता कैसा था? अच्छा मेरा तो माँ बाप तो एक ऐसी हस्ती है आज दुनिया में नहीं है, तो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह बयान करूं। बहरहाल मेरे माँ बाप जो थे, मेरी वालदा तकरीबन आज से 12-13 साल पहले गुजर गई, इस दुनिया से चली गई। तो वालिद मेरा और मेरे वालिद का जब कराची में हम आए, तो उसके बाद जब उससे पहले जो रिश्ता था, तो वहाँ आपको पता है कि वहाँ वालिद कितनी डर होती थी कि घर में कभी हम रात को कहीं रहते, कहीं तो इस तरह जब स्कूल से छुपते या इस तरह कोई हरकत करते। तो जब मैं कराची आया, फिर जब बिज़नेस में मैं अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा दूर रहा, क्योंकि मैं वालिदैन के यहाँ कराची था, वालिदैन मेरे कश्मीर में थे। तो जब मैं वालिदैन से दोबारा गया, बिज़नेस ये अपना हुआ, फिर अल्लाह ने मुझे यहाँ तक जब पहुँचाया, फिर मैं गया, तो मेरे ये सब कुछ माँ बाप की दुआ होती है। और जब आप माँ बाप की कदर करोगे, उनकी इज़्ज़त करोगे और उनकी दुआएं लोगे, तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी का बड़े बड़े मुश्किल कामों में से भी, तो मैंने ज़िंदगी में माँ बाप की दुआएँ ली। और मेरा और मेरे वालिद का रिश्ता ऐसा था जैसे अब एक दोस्त हम आपस में होते थे।
तो मैंने वालद का जब ये अभी महीना 2-3 पहले मेरे का इधर ही घर में थे कराची में, तो माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है जो कभी इंसान भुला नहीं सकता, और जब माँ बाप चले जाएं तो फिर एहसास होता है कि भाई हमने ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ खो दी। तो मेरे भी वालिद से ऐसा ही रिश्ता था, और मेरा वालिद हर वक्त नमाज में हर जगह मेरे लिए, ख़ासकर हम 3 भाई हैं तो सबसे ज़्यादा वो मेरे लिए दुआएं करता, और बैठ के मुझे यही कहता कि बेटा आपने ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी है, आपने इतने मुश्किल काम ज़िंदगी में किए, इतनी मेहनत की। और कभी कभी मैं मतलब हार जाता था, मैं बोलता था अबू यार मैं अब नहीं कर सकता, मैंने ना बहुत हो गया, मैं इतनी वो कर दिया, अब मैं नहीं करूँगा। तो वो मुझे हौसला देते थे, वो कहते हैं नहीं आपने मेहनत करनी है, आपने ईमानदारी से काम करना है, और जब आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो एक मुख्तसर सी मैं आपको बताऊँ, मेरे गांव में एक दफ़ा मैं गया तो वहाँ 50,000 रुपये या लाख रुपए की बड़ी वैल्यू होती है। तो किसी ने मेरे पे झूठा क्लेम करके 50,000 का, तो वो मेरे वालिद ने कहा भाई आप इसको दे दें। तो मैं भी उस वक्त वो उसमें मैंने कहा भाई क्यों दे दें। तो मेरे वालिद ने कहा कि आप इसको 50,000 रुपये दें, अल्लाह आपको इसका ना 50 करोड़ से ज़्यादा देगा, आप इसको दे दें। तो मैंने वालिद की बात रख है, जैसे ही मैंने वहाँ दिया तो फिर जब मैं कराची आया तो अल्लाह ताला ने फिर तो माँ बाप के दिल से निकली हुई चीज़ और माँ बाप से रिश्ता तो वो चीज़ है कि जो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे एक चीज़ और ये बताएं कि आपका जब पहली, जैसे कहते हैं ना इंसान कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो पहली सैलरी आए या कोई भी एक अच्छी खुशखबरी आ जाए तो बंदा सबसे पहले उसको बताता है जो दिल के बहुत करीब होता है, और फिर कोशिश करता है कि मैं उसको जाके कोई सरप्राइज, कोई गिफ्ट या कुछ ऐसे अपनी खुशी बंदा उसी को बताता है। और मेरे हाल से वो हस्ती होती ही माँ बाप है। तो आपने जब आप कामयाबी की तरफ गए तो आपने किस तरह से उन्हें बताया, क्या मतलब उनकी खुशी थी उस टाइम? मैं जब मैंने ये अपना काम में बिज़नेस में पहली बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया, तो जैसे मैंने काम शुरू किया तो मुझे सबसे ज़्यादा जो माँ से ज़्यादा प्यार होता है, तो मैंने सबसे पहले अपनी वालदा को बताया जाके। तो वो अच्छा यकीन नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया है, तो आप मतलब तो मैंने कहा अम्मी मैंने ये काम किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर कराची जाऊंगी। अच्छा वो वहाँ से यहाँ वो लोग आके रह नहीं सकते, तो मैं जाऊंगी तो मैं जाके खुद देखूंगी। फिर मेरी वालदा वहाँ से कराची आई तो मैं साथ लेकर आया, फिर यहाँ आए, फिर मेरे घर में तकरीबन 7-8 महीने वो रहे। जब गर्मी हुई तो फिर वो वापस गई। तो सबसे पहले माँ जो होती है वो सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। तो मैंने अपनी माँ को बताया। अच्छा ये बताए बच्चों में आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं, तो मतलब बेटे भी होंगे? जी 2 बेटे 2 बेटी। अच्छा तो कोई बेटा आपको ऐसा लगता है कि आपको उसके अंदर अपना आप नजर आता है? कहते हैं ना कुछ बेटी में माँ नजर आती है, बेटे में बाप नजर आता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो अपने बाप की सारी खुसूसियात उसके अंदर नजर आ रही है? जी मेरा छोटा वाला बेटा है, वो मनान नाम है उसका। अच्छा। और वो सेम मेरे पे है। अच्छा। मतलब वो अभी उसकी उम्र 4-5 साल है। नहीं पर वो सारी चीजें नजर आना तो वो अभी से मुझे कहता है पापा लेके चलो, मैंने काम करना है। मैं अच्छा स्कूल में भी बड़ा वो और घर में भी, तो वो मुझे लगता है कि मेरे वो आपके नक्शे कदम पे चलेगा। आपको लगता है? ठीक है जी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा जी दोबारा मैं पीटीआई की तरफ आती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा माहौल रिलैक्स करते हैं फिर उस तरफ जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं एक चीज़, क्योंकि पीटीआई जो है ये तो आपको पता है नौजवान जो है, पीटीआई जो है नौजवान ज़्यादा उस तरफ हैं। तो अब ये जो एक चीज़ मैंने जो देखी, आपसे बात हुई पहले कि आपके हल्के में एक जो बुजुर्ग है 96 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है, तो उनको भी टिकट मिला है। तो वो तो एक इतने एजेड, और पीटीआई जो है वो तो नौजवान जो है वो ज़्यादा उस तरफ जा रहे हैं। तो ये क्यों अच्छा हुआ? मुझे बहुत सारे पार्टी के लोग भी कहते हैं कि भाई आप सारी बातें सच सच बताते हो। सियासत में ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा भाई मैं सियासत मुझे आती ही नहीं है, तो मैं जो होता है वो हकीकत बताता हूँ। फिर कई लोगों को बुरी लगती है। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, हमारे इलाके की इज़्ज़त भी है। तो पीटीआई ने जो उनको टिकट दिया, तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई ये कोई पीटीआई का कोई ऐसा मंशूर है। हालांकि मुझे पता है मुझे शोकाज नोटिस भी भेज देंगे कि आपने इतनी बड़ी बात कर दी पार्टी के खिलाफ, या तो मुझे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरे हाल से एक चीज़, अगर आप उसी पीटीआई पार्टी से हैं तो इमरान खान साहब को अगर आप उनकी शख्सियत को देख के अगर आप उसी तरह चलते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि वो भी हकीकत बोलते हैं, सच बोलते हैं, और वो सच को ज़्यादा समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है। नहीं खान साहब को देखें, खान साहब को तो नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है, और वो नहीं अगर आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप सच अगर कह रहे हैं तो आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो जो हमारे वहाँ पे जो टिकट दिया गया है
हाजी गुल खानदान साहब को, तो उनकी उम्र या वहाँ पे पर फुटन के हिसाब से काम होता है, आपने पैदल चलने हैं वहाँ पे, हर घर में वहाँ पैदल जाने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो इस काबिल थे या इस अहल थे कि उनको टिकट दे दिया, जारी कर दिया। तो कुछ हैं पार्टी के अंदर लोग, उन्होंने टिकट दिया उनको, तो उस पर काफ़ी सारा वर्क हो रहा है, अभी भी काम हो रहा है कि भाई टिकट चेंज करवाएं, ये करें। तो जो वहाँ पे जो इस काबिल था टिकट, या काबिल, एक टिकट मैंने भी जमा करवाया था, और काजी इसराइल है हमारे, उसने पिछले 10 साल से आज़ाद कश्मीर में बड़ी मेहनत की पार्टी के लिए। तो उस हम सब को बाईपास करके उन्होंने टिकट हाजी साहब को दे दिया, और फिर उन्होंने कहा कि भाई हाजी साहब पुराने हैं, और अगर इस तरह की बहुत सारे नौजवान अभी भी फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हम ना सपोर्ट नहीं कर रहे, और जो बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि हाजी साहब पहले तकरीबन 3 बार वहाँ पे इलेक्शन जीत कर वो वज़ीर रहे हैं। अच्छा। अब वो 3 बार उन्होंने जो लोगों के साथ किया ना, वो सब, अच्छा, वो जो 3 बार रहे हैं, तो 3 बार में उन्होंने क्या किया अपने लोगों के लिए, वो भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। उन्होंने 3 बारी जब वो वज़ीर रहे, तो उन्होंने 3 बार में ये किया कि अपने ख़ानदान के अनपढ़, हाँ, और जो बकरियाँ चराते हैं हमारे वो कश्मीर में, उनको उन्होंने सरकारी ओहदों पे लगाया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये किया कि वहाँ पे उन्होंने अपनी बरादरी को ज़्यादा वो किया, और बाकी 2 यूसी हैं, यूसी शारदा और यूसी दुनियाल, उसको उन्होंने पसमानदा रखा। और बिल्कुल ही मतलब आज भी वहाँ पे, जैसे मैंने अभी पहले आपको कहा, तो उनका जो खुद भी वो मेरे हाथ में 7 या 8 क्लास पढ़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कोई तब्दीली है, या जिस तरह ये टिकट दिया गया है, और उन्होंने किया तो कुछ भी नहीं है। इलाके का जो हाल किया वो सबको पता, और मुझे लग भी नहीं रहा कि पीटीआई सीट निकालेगी। अच्छा, नहीं तो ये बात तो बिल्कुल चले, समझ ही नहीं आ रही। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि क्वालिफिकेशन भी उनकी नहीं है, ठीक है। आप अगर कहते हैं पढ़ा लिखा पाकिस्तान हो, तो फिर पढ़ा लिखा पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और इसके साथ साथ फिर इनकी एज इतनी है, इस एज के लोग तो जो हैं वो आराम करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, और उनके लिए आराम ही है। आप अगर इस पार्टी में इस ओहदे पे आते हैं, इस ओहदे पे अगर आप आते हैं, तो आपको बहुत काम करना पड़ता है, आपकी नींद भी पूरी नहीं होती, आपको लोगों के मसाइल भी हल करने होते हैं, आपको सारी चीज़ें करनी होती है। और एक इंसान जिसकी एज ये आराम की है, 96 कम नहीं एज होती, तो इस एज के लोग तो आराम करते हैं। अब इस एज के लोगों को आप टिकट दे के इस सीट पे बिठा के, और फिर 3 बार कुछ ना करके फिर उनको चांस देने का मकसद तो ये है कि बड़ी नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ जो लोग हक रखते हैं इस सीट का, जो लोग काम कर सकते हैं। कहते हैं ना, नया खून जो शीला खून होता है, तो वो चाहता है कि कुछ ना कुछ हो। तो मेरे हाल से तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, अभी भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, और इस पे कुछ काम करना चाहिए। इस पे तो अभी काम हो रहा है। काजी इसराइल साहब भी वहाँ बैठे हुए, मरकज़ में राजा मंसूर साहब से सबसे बात तो हो रही है। अच्छा, वहाँ पे क्यों, वही वाली बात है, खान साहब को वो नहीं पता कि भाई ये इनकी एज क्या है, खान साहब को ये नहीं पता इन्होंने इलाके में क्या किया है, और जब जो आगे बंदे उनको खान साहब को बताने वाले होते हैं, तो उन्होंने वही बताना होता है जो उनकी पसंद होती है। तो उन्होंने उनको टिकट जारी कर दिया, और फिर मुझे अभी भी हम कोशिश में लगी हुए हैं कि अल्लाह करेगा ये टिकट चेंज होगा, और अगर टिकट चेंज नहीं हुआ तो फिर आप पीटीआई का या ये कोई मंशूर या नौजवानों को लाना और पढ़े लिखे तबके को लाना, और इस तरह मुझे नहीं लगता कि फिर ये खान साहब के मंशूर के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में ये हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल। और सबसे जो पहली बात है, जो नौजवान नस्ल है जो समझती है कि करप्शन अब नहीं होगा, हर इदारे में, हर जगह, हर सीट के ऊपर जो लोग आएंगे वो अहल होंगे उस जगह के, और अगर इस तरह से अब भी अगर होगा तो फिर मेरे हाल से लोगों को थोड़े से डिसहार्ड होंगे लोग कि अब भी अगर ऐसा हो रहा है तो हमने तो बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत उम्मीदों के साथ पीटीआई को वोट दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत की, खैर हम भी करते हैं, बहुत मोहब्बत। देखें, जहाँ कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं वो भी हम कहते हैं, पर जहाँ जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भी हम ज़रूर कहते हैं। तो मेरा तो ये स्क्रीन पे जहाँ जहाँ भी जा रहा है, तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि इस पर ज़रूर एक्शन लिया जाए। जो लोग, जो जिन लोगों को काम करना चाहिए, जो इस टाइम इस एज में है, सबसे पहले तो मैं एज पे बात करूंगी, क्योंकि ना वो हमारे बुजुर्ग हैं, और हमें भी उनकी सेहत का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, ये हमारा हक है। और पाकिस्तान के जितने बुजुर्ग हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उनके लिए ज़रूर अच्छी बात करूंगी। तो वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी दुआ है कि वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, पर अब उनका टाइम है, आराम करें। और ये जो आगे बच्चे हैं जिनको अभी इस मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क को उनको कोशिश करें, बल्कि ये सपोर्ट में खड़े हो जाएं कि ये काम करेगा, मैं इसके सपोर्ट में हूँ, तो फिर बात बनेगी। नहीं, हाई साहब वैसे नहीं है, है तो हमारे बुजुर्ग नहीं, जब वो जब देखेंगे ना तो वो
मैंने उनको मेरे वालिद की फातिहा पे आए थे मेरे घर पे वहाँ कश्मीर में, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब आप ठीक है आपको टिकट मिले, चलो हम इसकी भी वो नहीं कहते कि चले ये पार्टी डिसीजन, हम तो खान साहब को लाइक करते उसके साथ हैं, तो आप जो ये अभी आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बंदा उठा लिया, उससे उठा लिया, मेरे ये पुराने दोस्त हैं, तो मैंने कहा ये पार्टी का कोई मंशूर नहीं, आप इनको ज़िलों में तंजीमों में ओहदे दे रहे हैं, और जिन नौजवानों ने मेहनत की है यहाँ पे और जिन्होंने यहाँ पे डंडे खाए, जिन्होंने यहाँ पे बड़े कुछ किया, तो उसने कहा नहीं ऐसा कोई चीज़ नहीं है, और तो वो मतलब ये मेरा पुराना दोस्त है ये, तो इससे बहुत सारा नुकसान जो है वो पीटीआई को इलेक्शन में होने वाला है। और अभी भी देखें अगर अल्लाह करे खान साहब को ये बात पहुंच जाए तो वो टिकट चेंज कर दें। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि मैं किसी प्रेशर में और इसमें नहीं कह रही, मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारा पाकिस्तान, मैं एक आम इंसान हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं एक एंकर हूँ। मैं एक चीज़ ये चाहती हूँ हमेशा कि हमारे मुल्क में जो लोग काम करना चाहते हैं, जो काम कर सकते हैं, जिनको काम करने की इजाज़त देनी चाहिए, उनका साथ ज़रूर देना चाहिए। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इतना ज़रूर यकीन करती हूँ कि जो हक पे हो, सच पे हो और मेहनती और काम करने वाला हो, जो हकदार हो, तो वो उनको ज़रूर सपोर्ट करते हैं। तो मुझे अब अगर जो देख रहे हैं तो ज़रूर इस पे इंशाल्लाह एक्शन होगा और उस इंसान को वो टिकट दिया जाएगा जो इंसान वहाँ काम कर सकता है, वहाँ के लोगों की मुश्किल को ख़त्म कर सकता है। वहाँ जितनी मुश्किलात हैं, क्योंकि 6-6 महीने रोड बंद है, वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ स्कूल का सिस्टम नहीं है, ये बच्चे हमारे फ्यूचर है, अगर इन बच्चों के फ्यूचर को हम लोग नहीं देखेंगे तो मेरे हाल से हम कुछ भी नहीं देखेंगे। मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगा कि इस वक्त इस दौर में 21वीं सदी चल रही है और हमारे वहाँ इलाके में लोगों को वो चारपाई जैसे हमारे वहाँ होती है उस पे कंधों पे रख है, फिर उनको वहाँ से 3-4 घंटे पैदल लेकर आते हैं, और जब वो 3-4 घंटे मरीज़ को पैदल लेंगे वो वैसे ही मर जाएगा। तो फिर उसके बाद आगे आते हैं, आगे फिर गाड़ी नहीं होती या अस्पताल होती है तो अस्पताल में वो डॉक्टर नहीं होता, दवाइयाँ नहीं होती। तो इस दौर में भी अगर ये हाल है और फिर हम नारा लगा रहे हैं कि भाई तब्दीली है और ये मंशूर है और ये, तो मेरे हिसाब में ये सब चीज़ें जो है बेकार हैं। और लोगों को खुद अपने लिए उन्होंने अच्छा बहुत फाइट करते हैं लोग वहाँ पे, मेहनत बहुत, रोडें खुद खुदाई करना, अच्छा वो मरीज़ों को लेकर जाना कंधों पे। तो मैं तो यही कहूँगा कि खान साहब को कि आप उस को टिकट दें जो उस इलाके में वहाँ पे पैदल चलने, लोगों से मिलने हैं, वहाँ उनके मामलात देखने। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं खान साहब शायद इस पे एक्शन लेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। अभी हम शो में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो ब्रेक पे वापस आएंगे, इस पे इंशाल्लाह और भी बहुत सारी बात करेंगे। तो कहीं ना जाएं, देखते रहें हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अगर उस सीट पे होते, मतलब थोड़ा आपको भी अब मैं जज करूंगी ना, क्योंकि कहते हैं ना हक पे बात करनी चाहिए। अगर मैं 196 ईयर ओल्ड बुजुर्ग के लिए बात कर रही हूँ, तो मैं अब आपसे पूछूंगी कि आप अगर उस सीट पे हो तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है? अच्छा देखिए, मैं पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा हकदार जो है वो काजी इसराइल है, ठीक है, जिन्होंने पार्टी के लिए मुझे अभी आए हुए 3-4-5 साल हुए, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है वहाँ पे। और माशाल्लाह काबिल ईमानदार आया वो शख्स हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं वो यहाँ कराची में। तो मुझसे ज़्यादा वो हैं इस सीट के हकदार। और उसके बाद अगर मैं होता वहाँ पे तो जो फंड एमएलए के वहाँ पे होते हैं और जो जितने भी लोगों के काम हैं, तो मेरी भी जो तरजीह थी वो यही है कि वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको ज़िंदगी में सहूलतें देना, अस्पताल, अच्छा उसके बाद एजुकेशन पे काम करना, उसके बाद ये रोडों का काम है और बहुत सारे इतने इश्यूज हैं जिन पे अच्छा पढ़े लिखे नौजवान उनको वहाँ पे मतलब वो नौकरियाँ नहीं दे रहे हैं,
वो अपनी मनपसंद से। तो मेरी अपनी जो ख्वाहिश है और जो इंशाल्लाह जहाँ जिसके लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, तो मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि वहाँ के जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको फ्रंट पे लेकर आना है और वहाँ के इलाके के जितनी भी मसाइल हैं उन पे काम करने हैं। रोडें वहाँ पे लोगों के वो क्लियर करवानी है, अस्पताल पे काम करना था, अच्छा उसके बाद एजुकेशन पे काम करना था, और जो बेवा और बाकी जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम करना था। तो ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। अच्छा, ये जो फंड मिलते हैं वहाँ पे ये कहाँ जाते हैं? जब ये इतने अरसे से कोई काम नहीं किया गया तो पूछने वाला कोई भी नहीं है कि पूछा जाए कि ये जो फंड आ रहा है ये कहाँ हजम कहाँ हो रहा है? मतलब काम तो कोई नहीं हो रहा, वैसी लाइट नहीं है वहाँ, वैसे ही गरीब आवाम जो है वो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले मर जाती है, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ नहीं सक रहे हैं, रोड जो है वो 6-6 महीने बंद है। ये कौन सी ज़िंदगी है? अच्छा, फंड की आपने बात की तो मैं वो बात कहूँगा कि जब एक बंदा मोटरसाइकिल पे आकर इलेक्शन लड़ेगा और 5 साल वो हुकूमत में रहने के पास उसके बाद प्राडो होगी जी, तो फिर वो फंड और उनके पास एक आलीशान कोठी होगी, फिर उसके बाद उनके पास उनके ख़ानदान के पास होगा। तो मुझे एक दोस्त है कि उसकी कहावत याद आ गई कि उसने कहा कि भाई आपने मुझे वोट इलेक्शन लड़ रहे थे तो जैसे मैं लड़ रहा हूँ तो पहले 5 साल उसने जीता, तो जब दोबारा गया तो लोगों को कहने लगा भाई पहले 5 साल मेरे ख़ानदान के थे, मैंने इनको सीधा किया। दूसरे 5 साल फिर जीता तो बोलने लगा अब ये दोस्तों यारों के थे तो उनको किया। अब तीसरे 5 साल में उसने उम्र पूरी थी तो उसने कहा भाई वैसे ही आपने ना मैंने मरने हैं तो अब ये जो 5 साल हैं ये आपके हैं। तो जब तीसरी बार भी लोगों ने उनको वोट दिया तो उसने तीसरी बार भी वही किया जो उसने पहले करना था। तो करने के बाद जब चौथी बार गया लोगों के पास तो उन्होंने कहा भाई अब आप वोट दो या ना दो, क्योंकि आपने वोट मुझे ही देने, अब तो मैंने सारा कुछ कर लिया। तो वहाँ अवाम के साथ यही हो रहा है कि भाई वो एक हमारे काबिल एहतराम है मियां अब्दुल वहीद साहब या शाह गुलाम कादर साहब हैं, उनकी कोई मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ तो अजीब सा लगता है कि 5 साल जब ये हुकूमत में होते हैं तो इनको अवाम का अच्छे मतलब वहाँ के काबिल जो बुजुर्ग हैं हमारे वो नज़र नहीं आते। अच्छा, इनकी गाड़ी के आगे झंडी लगी होगी, ऊपर होटल लगा होगा, फिर वो भाई ये ना ये जाएंगे और इसके इनके पीछे लोग होंगे तो ये रुक कर देखेंगे नहीं। और अब जब इलेक्शन का दौर आया है तो ये लोगों के बच्चों को मिट्टी में पड़े हुए बच्चे होते हैं तो उनको इधर भी मिट्टी और इधर भी भरे हुए होते हैं, उनको उठाते हैं, यहाँ केस करेंगे, यहाँ करेंगे, वो मतलब जो हमने फिल्मों में देखते हैं बिल्कुल ठीक है। सेम यही कहानी है। अच्छा, फिर हमारे लोग ऐसे हैं फिर वो नारे मारने शुरू कर देंगे। तो अभी हमने बहुत सारे नौजवानों को चेंज किया और नौजवान माशाल्लाह बुजुर्ग भी हमारे अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं। तो इनका ये तरीका वारदात है। और फिर एक बंदा मोटरसाइकिल पर इलेक्शन लड़े और अरबपति बन जाए तो बस पैसा फंड फिर सारा वहीं जाता है। फिर बाकी और हमारी आवाम इतनी सादी है कि वो हर 5 साल बाद सोचती नहीं है, वो ये सोचती शायद इस बार फिर कि, और ये सादा होने के साथ साथ एक बात बताऊं, मजबूर है वो ये सोचते हैं कि शायद इस बार हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए, इस बार हमारे साथ हमारे लिए कोई काम हो जाए। तो अब दुआ है, कहते हैं कि जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है और कोई रास्ता नहीं नज़र आता तो फिर बंदा दुआ ही करता है। खैर सबसे पहले ही दुआ करता है, पर दुआ भी है। और अपने देखने वाले जो हमारे इस टाइम तहरीक इंसाफ से हमें देख रहे हैं, इमरान खान साहब तक अगर ये खबर जाए तो ज़रूर जो काम करना चाहते हैं वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहते हैं ना सबसे जो ज़िंदगी में जो अहम चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, लाइट, बिजली, गैस, ये सारी चीज़ें, रोड होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल बहुत बड़े बड़े ना हों पर ऐसे तो हों कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इस पे ज़रूर वहाँ जो काम करना चाहते हैं लोग उनको आगे आने के लिए उनकी मदद की जाए, ऐसे लोगों को पीछे किया जाए जो लोग सिर्फ अपने घर में अपनी अलमारियाँ भर रहे हैं, उन लोगों को आगे आने दिया जाए जो आवाम के बारे में सोचे। और इमरान खान साहब तो आवाम के बारे में बहुत सोचते हैं, आवाम से बहुत प्यार करते हैं और एक दिल से बात है कि बहुत नेक और सच्चे इंसान है, हर बात सच्ची कहते हैं। अब लोग कहेंगे ये भी तहरीक इंसाफ से, मैं तहरीक इंसाफ से नहीं हूँ, पर कहते हैं कि सच्चाई बयान करनी चाहिए। खान साहब माशाल्लाह इस मुल्क को अल्लाह ताला की तरफ से एक नाम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा लीडर दिया, ईमानदार है, बाकी नीचे सारे हमारी जैसे वही ना। अब लीडर तक बात पहुंचेगी तो कुछ होगा। वो माशाल्लाह पाकिस्तान में पहला लीडर है जो इतना मतलब सच बोलते और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने नहीं देते ना। वहाँ पे अब वो जाएंगे
और वहाँ पे सब अपने आप को ना हाजी सनउल्लाह बना के पेश करेंगे कि भाई हम तो हाजी हैं, हम तो साथ आज करके आए, और जब हकीकत होती है वो पीछे रखते हैं और जो झूठ वगैरह बना के, और फिर वह आज़ाद कश्मीर में तो वहाँ पे लोग इस काबिल रहे नहीं है कि भाई वो आएँ और फिर वो खान साहब तक पहुँचे या वो असम्बलियों में जाएँ किसी जगह पे। तो वो इसलिए वहाँ के लोगों को जिस तरह पिछले 70-72 साल से पीस कर रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह भी मैं तो अपने लोगों को ज़्यादा कसूरवार ठहराऊँगा कि भाई आप जब नए 5 साल आते हैं फिर आप उठ जाते हैं, नारे लगाने शुरू कर देते हैं, और फिर उन्हीं लोगों के साथ अगर आई साहब को टिकट मिले 15 साल में उन्होंने तीर नहीं मार, कुछ नहीं किया, तो अभी वो कौन सा तीर मार देंगे। उसी तरह शाह साहब है या मियाँ वहीद साहब हैं, या मैं कहता हूँ कि भाई काजी साहब को या मुझे टिकट दिया जाता है, अगर मैं 5 साल काम नहीं करता तो भाई आप अगली बार उसको रिजेक्ट करो, उसको हटाओ, दूसरे को कोई अच्छे बंदे को लेकर आओ जो इलाके का काम करे। मगर वहाँ ज़्यादा लोग कसूरवार हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई ये हमारे, अगर हम पार्टी छोड़ देंगे तो हमारी इज़्ज़त में फ़र्क आ जाएगा और हमारे इसमें आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ का बड़ा सख्त खिलाफ हूँ कि भाई पार्टी कोई मज़हब नहीं है, कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, काम छोड़ेंगे तो हम वो कुफर में चले जाएंगे। तो भाई ये पार्टी आने जाने वाली चीज़ें, आप एक अच्छा नौजवान यूसी शारदा, यूसी दुनियाल से, या जैसे PTI का हमारा काजी सरील था, उसको फ्रंट पे ले आते और लोग खड़े होते, फिर हम उनसे काम करवाते। तो अभी इंशाल्लाह 4 तारीख तक है, देखें अल्लाह बेहतर करेगा अगर खान साहब ने कर दिया। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप हक की बात नहीं कर सकते और आप ये नहीं समझ सकते कि आपने जो इस टाइम इस सीट पे है वो किसी भी पोस्ट के हवाले से अगर वो काम नहीं कर रहा और आप फिर भी उसके साथ जुड़े हुए हो, वो किसी पार्टी से हो या किसी से भी हो, आप उसके साथ जुड़े हुए, तो समझो आप किसी और के साथ नहीं, सबसे पहले आप अपने साथ गलत कर रहे हो, उसके बाद आपके साथ जो आपके घर में लोग रह रहे हैं आप उनके साथ कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से इंसान अपने साथ तो गलत ना करे ना अपनी फैमिली के साथ। तो ज़रूर इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अब हमें जो गलतियां हो गई उसे ख़त्म करें और आगे सच का और हक का साथ दें, ताकि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं, जो मुश्किलें आपने देखी हैं वो आपकी आने वाली नस्लें ना देखें और उनकी ज़िंदगी अच्छी संवर जाए। क्योंकि वो पहले दौर के लोग बड़े हिम्मत वाले होते थे जो इतनी मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी गुजार के चले गए। आज वो हिम्मत नज़र नहीं आती, इतनी मुश्किलात में ज़िंदगी, खैर वो जितने भी हिम्मत वाले लोग हों, इतनी मुश्किलात में ज़िंदगी वाकई बहुत मुश्किल हो जाती है। नहीं, वो जो लोग थे उन्होंने मतलब मुजफ्फराबाद तक, वहाँ से हमारा 198 किलोमीटर दूर है मुजफ्फराबाद शहर से, तो वहाँ से वो लोग आके पैदल राशन लेके जाते थे। वो लोग हिम्मत वाले थे, मेहनती लोग थे। आजकल हम लोग, आजकल वहाँ के भी लोग ऐसे ही हैं कि उनको मतलब सुबह उठा नहीं जाता, काम नहीं होता, तो आजकल वो दौर ही नहीं रहा कि वो मेहनत करते, कुछ इस तरह की चीज़ करते। और जितने भी हमारे बुज़ुर्ग थे वो सारे गुजर गए। तो नौजवानों को चाहिए कि भाई वो फ्रंट पे आएँ और मेहनत करें और अपने इलाके के लिए फ़ाइट करें। सियासत का या किसी की चापलूसी करनी है या मैंने किसी का नाम, अगर मैं गलत हूँ तो आपका अखलाकी आप में इतनी ज़रूरत होनी चाहिए कि आप खड़े होकर मुझे कहें कि भाई आप गलत हैं। वहाँ ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ पे जो जिसके पास वो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और फिर सारे छलांगे मारनी शुरू कर देते हैं कि भाई बस ये पार्टी ने ये फैसला कर दिया और हमें ये मंजूर है, हमें वो चीज़ें मंजूर हैं। तो मैं इस चीज़ का बड़ा सख्त खिलाफ, और इंशाल्लाह 6 तारीख को मैं जा भी रहा हूँ नीलम में। तो वहाँ से 6 तारीख को जितने भी मेरे नौजवान हैं वो सारे इंशाल्लाह नीलम में आ रहे हैं मेरे इस्तकबाल के लिए। तो मैं यहाँ से भी यही कहना चाहूँगा कि आपने ये मरूसी सियासत से बाहर निकले और आप इस तरह करें, किसी नौजवान को, किसी अच्छे पढ़े लिखे को नौजवान को जो ईमानदारी से, जिसका अपना पेट भरा हो, कि जो ये लालच ना हो कि मैंने स्कीमें भी खानी है, मैंने फ़ंड भी खाने हैं, मैंने सब कुछ खाना है, आवाम को खाली बेवकूफ़ बनाना है। तो भाई इसके खुदारा इनके नारे ना मारें। और कोई भी है, चाहे मैं कह रहा हूँ PTI के, मैं PTI के सीनियर नायब सदर हूँ, मैं खुद इस चीज़ का कहता हूँ कि भाई अगर हम लोगों में से भी कोई है, बिल्कुल आप हमें भी एक्सेप्ट ना करें, और जो ईमानदार आदमी है, जो इलाके का काम करता है, उसकी सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हों। और ये बरादरियाँ और ये इज़्ज़त और ये सारी चीज़ें ये आप हटा के ना, आप अपने इलाके, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या कर रहे हैं। और हम उन्हें पढ़ा लिखा नहीं रहे, इसी तरह मतलब वो उनको अनपढ़ रखे, फिर उनको मजदूरियाँ करवाएंगे, फिर वो उनकी आने वाली नस्ल, जैसे हम करते हुए आए तो इसी तरह फिर हमारी नस्लें, अगर 2030 भी
21 चल रहे हैं तो 25 भी आ जाएगा तो वहाँ के वहीं रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि वहाँ पानी का क्या सिस्टम है, कि चश्मों से भर के या किसी जगह से भर के लाना पड़ता है, या प्रॉपर कोई लाइंस हैं या कुछ तरीक़ेकार है वहाँ पे, क्या है पानी? अच्छा नहीं, अभी तो माशाल्लाह, पहले तो लोग वो चश्मों पे जाते थे, तो अभी कोई यहाँ कराची में आए, कोई मजदूरी की, लोगों ने पैप लगाए हैं अपनी मदद आपके तहत। बीच में हमारे शाह साहब जो हैं, शाह गुलाम खान साहब, उसने कोई काले पैप 4 फुट वाले लोगों को तकसीम किए जिस पे उसने वोट लिए। तो हमारी कौम भी लोग भी ऐसे हैं कि भाई उन्होंने 4 फुट वाले पैप पे भी ना नारे मारने शुरू कर दिए। अच्छा। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो इस वक्त पानी, अल्लाह का शुक्र है, लोगों का एक तो चश्मे तो वहाँ पे हर गाँव में हर जगह पे, तो घरों में भी लोगों ने पाइप वाइप लगाए हुए हैं, वहाँ पे पानी आ रहा है। अच्छा, वो भी मतलब अपनी मदद आपके तहत? हाँ, अपनी मदद। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, ये पानी का मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं काफी अर्सा पहले गई थी तो तब मैंने देखा था कि चश्मों से सब ना वो गागर में पानी भर के लाते थे। वो मुझे बड़ी मुश्किल लाइफ लगती थी कि यार आप उठ के इतनी दूर चल के, उन रास्तों से बड़े मुश्किल रास्ते होते हैं। मैंने तो खैर 5 मिनट रखी थी तो 10 दिन ये गर्दन यूं रही थी। वो शौक था कि चलो रख ले सर पे, देखते हैं क्या होता है, पर वो उन लोगों की बड़ी हिम्मत थी। तो खैर इंसान जो अपना घर होता है कोशिश करता है कि खुद अपनी मदद आपके तहत, अगर कोई नहीं करके दे रहा, हालांकि ये वहाँ के लोगों का काम बनता है जो उन सीटों पे बैठे हुए हैं, वो ये सारी चीज़ें फंड जब उनको मिल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें करके दें। अगर वो करके नहीं देते तो फिर जो अफोर्ड कर सकता है वो अपने लिए खुद करता है, पर जो आवाम बेचारी, जो गरीब लोग नहीं कर पाते, उनके लिए तो होना चाहिए ना। अवाम, वही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि इस वक्त वहाँ पे सुरगुन में मोबाइल सर्विस नहीं है। 30,000 की आबादी है, मतलब मोबाइल सर्विस नहीं है। फिर वो एक जगह पे शारदा पे वो लगा हुआ है या कहीं पे वो इस काम का वो, तो वहाँ से लोग तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल, 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे, फिर किसी पहाड़ पे चोटी पे बैठेंगे, वहाँ से वो सिग्नल करेंगे। तो ये हाल है, और फिर भी ये लोग नारे मार रहे हैं। तो भाई ऐसे मैं तो अपने लोगों को ज़्यादा कसूरवार ठहराऊंगा कि भाई आप लोगों ने तो ना वहाँ पे स्कूल में कोई हाल, ना वहाँ पे मोबाइल सर्विस, ना वहाँ पे बिजली। अच्छा, इस वक्त मेरे गांव में भी बिजली नहीं है। अच्छा। और वो जो हमने खुद बनाई हुई है पानी की, वो बना के वो चल रही है वहाँ पे, ना बिजली, ना रोड, ना अस्पताल, ना वहाँ पे वो डिपो, ना कोई ऐसी ज़िंदगी की कोई सहूलत नहीं है। और फिर भी ये लोग, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, हम दुआ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। अभी शो का टाइम जो है इस सेगमेंट का ख़त्म हो चुका है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा।